बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की मुहर लगाई तो सबसे हैरानी की बात यह रही कि मुकेश सहनी, जी हां, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, जो कि महज 15 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं, उन्हें डिप्टी सीएम पद ऑफर कर दिया गया और कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बिहार में आती है, तो आप डिप्टी सीएम। यह नया पैतरा क्या है और क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? और क्या आरजेडी MYN, जी हां, अब तक MY समीकरण की राजनीति करने वाली आरजेडी क्या अब MYN के जरिए बिहार की सियासत में कुछ बड़ा करने वाली है? मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार क्यों बनाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है जो कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में है और जो मुकेश सहनी की पार्टी महज 15 सीटों पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से किसी भी डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार का नाम नहीं ऐलान किया जाता है और मुकेश सहनी को ऑफर कर दिया जाता है। हालांकि महागठबंधन में यह जरूर कहा जाता है कि हां, आने वाले टाइम पर अगर हमारी सरकार बनती है तो और भी चेहरों को मौका मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि सिनेमा की दुनिया में स्टेज तैयार करने वाले मुकेश सहनी सियासत में कैसे आए और अब सियासत में नए खिलाड़ी बनकर किस तरह उभरे हैं। यह बेहद जरूरी हो जाता है। यह समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी महज 15 सीटों पर चुनावी मैदान में है। आरजेडी 140 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और देश की राजनीति में उसका अपना एक दबदबा है। लेकिन इस ऐलान के बाद तो कहीं ना कहीं यह सवाल उठने लगा है कि क्या वीआईपी का वेटेज ज्यादा है? और खास बात यह देखिए कि कांग्रेस की तरफ से ही मुकेश सहनी के चेहरे पर ऐलान किया गया। अशोक गहलोत ने ऐलान किया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर MYN जो समीकरण बन रहा है उसका वेटेज कितना रहेगा और क्या उससे बिहार में सत्ता बदल जाएगी, ये जानना भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि 15 सीटों पर यह चुनावी मैदान में है। महागठबंधन ने MYN समीकरण तैयार कर लिया है। M मतलब मुस्लिम, Y मतलब यादव और N मतलब निषाद। यानी अब MYN के जरिए एनडीए को हराने की रणनीति पर महागठबंधन काम कर रही है। बॉलीवुड का स्टेज डिजाइनर सियासत में दमदार कैसे बन गया? कभी फिल्मों के स्टेज के लिए वो सजाता था, माहौल बनाता था, वो कैसे अब जाकर के बिहार के चुनाव में इतना दमदार बन जाता है? क्योंकि 2020 में अगर हम बात करें तब मुकेश सहनी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और एनडीए से चुनाव लड़ने के बाद 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 4 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जीत मिली थी। सन ऑफ मल्लाह जब 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, हालांकि काफी हद तक, काफी समय तक वो तेजस्वी यादव के साथ घूमते रहे, लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर उन्होंने तेजस्वी का तब साथ छोड़ दिया था और आज उसी तेजस्वी के साथ सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी बैठे हुए नजर आए और अब नाव की सवारी के जरिए वो लालटेन थामे हुए अब किसकी तरफ जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। उनकी राजनीति के भविष्य में क्या छिपा है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह नाम से तो फेमस है। और उसके बाद आपको बता दें 2020 में जब आरजेडी का साथ उन्होंने छोड़ा था तब जाकर के एनडीए में शामिल हो गए थे। हालांकि फिर से बाद में उन्होंने एनडीए में वापसी कर दी थी। 2020 में बेहद एक्टिव रहे। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के सुपौल बाजार में जन्मे सहनी महज 19 साल की उम्र में मुंबई पहुंच गए। शुरुआत में उन्होंने काम शुरू किया सेल्समैन की नौकरी करते करते धीरे धीरे अपनी जमीन और अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी, अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे ये पहचान मुंबई, जो कि माया नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर अपनी एक पहचान बना लेता है और खूब पैसे कमाता है। शाहरुख खान की देवदास फिल्म और सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्मों के लिए सेट डिजाइन किया और खूब पैसे कमाए, लोकप्रियता भी खूब पाई। और यही वजह थी जब सिनेमा में पर्दे के पीछे से रहकर अपनी पहचान बनाई, अपनी अस्तित्व को अपने बनाया, उसके बाद से वो राजनीति की तरफ चले आते हैं। बात 2013 की है, राजनीति में एंट्री किया। जी हां, मुंबई से निकलकर सियासत में एंट्री करते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी से मांग किया कि जिस तरीके से निषाद ओबीसी में आते हैं उन्हें आप एससी में शामिल करिए। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मांग नहीं मानी तो 2018 में उन्होंने
वीआईपी का गठन किया। पार्टी पहले ही छोड़ चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे संजय निषाद ने यूपी की सियासत में निषादों को लेकर राजनीति करते हैं, उसी तर्ज पर मुकेश सहनी भी राजनीति में आते हैं। 2018 में वीआईपी पार्टी बनाते हैं, यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, और इसी पार्टी के जरिए वो अपनी पहचान बनाते हैं। कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन, इन दोनों घटक दलों का स्वाद वो चख चुके हैं। आपको बता दें कि निषादों को एससी वर्ग में शामिल करने की उनकी मांग है और इसी मांग के इर्द गिर्द उनकी सियासत घूमती है। बात 2020 की है, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजता है और उसके बाद से एनडीए की सरकार बनती है। तब पशुपालन मंत्री बनाए गए। हालांकि 2022 में जब सरकार बदली, यानी टूट हुआ, उसके बाद से उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। उसके बाद से फिर दोबारा जब सरकार बदलती है, तब जा करके तब से नीतीश कुमार ने उनको अपने मंत्री पद में नहीं रखा और तब तक वो महागठबंधन का हिस्सा बन चुके थे। और आपको बता दें, बात 2024 की है। जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में काफी हद तक डटे रहे। हर जगह तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में नजर आए, जिसके बाद से लोगों को लगने लगा कि आखिर भाई ये मुकेश सहनी क्या चीज है, आखिर इतना वेटेज क्यों है, क्यों इतना प्रभाव है कि तेजस्वी यादव मतलब बिहार की राजनीति में युवा चेहरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक माने जाते हैं। बिहार की सियासत में सबसे दमदार पार्टियों में से एक, आरजेडी के मौजूदा समय में लीडर हैं, वो मुकेश सहनी को क्यों घुमाए। हालांकि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब महागठबंधन से वो 3 सीटों पर चुनावी मैदान में जाते हैं। आपको बता दें कि वीआईपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। पहली सीट थी पूर्वी चंपारण, उसके बाद झंझारपुर लोकसभा और गोपालगंज की सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब बात आते हैं कि आखिर मुकेश सहनी का वजूद क्या है, और उस MYN समीकरण के आंकड़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे और उससे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये MYN समीकरण आगे चलकर हिट हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में निषादों की कुल आबादी 7 से 8% है। हालांकि ये जो नदी का पूरा बेल्ट है, बिहार में बहुत सारी नदियां बहती हैं, उन नदी के बेल्ट के किनारे निषादों की एक बहुत बड़ी आबादी है और ये 7 से 8% की आबादी मानी जाती है। हालांकि मुकेश सहनी का कहना है कि यह आबादी तकरीबन 13, 14, 15% के आसपास है। अब MYN को समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम की आबादी है 17% से अधिक, इसके अलावा यादवों की आबादी है 14%। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये 31% से अधिक हो जाते हैं। ऐसे में अगर ये 7 से 8%, चलिए 8% अगर हम रख लेते हैं, तो तकरीबन ये 39% को पार कर जाएगा। ऐसे में अगर ये एक मुश्त वोटिंग हो जाती है, ये 39%, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है और एनडीए के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। अब ये भी समझेंगे कि आखिर 2020 के जब बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए से थी, तब उसे कितने वोट मिले थे, और जब महागठबंधन से 24 का लोकसभा चुनाव लड़ती है, तब उसके खाते में कितने वोट जाते हैं। आपको बात बताएं कि 2020 में 11 में से 4 सीटों पर जीती थी। भले ही तब मुकेश सहनी चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन दबदबा बनाने में कामयाब रहे थे। आपको बता दें कि 2020 में जब मुकेश सहनी चुनावी मैदान में थे, एनडीए के साथ 11 सीटों पर लड़े, तो 6,39,840 वोट मिले थे। हालांकि यहाँ एक बात यह समझना जरूरी है कि जिन 11 सीटों पर वो लड़ते हैं, वहां पर जो ये 6 लाख से ज्यादा वोट पाते हैं, तो जरूरी नहीं है वो सिर्फ निषादों का था, वो या सिर्फ वोट बैंक इन्हीं मुकेश सहनी की पार्टी का था। दरअसल एनडीए से थे तो वहां पर वो बीजेपी का वोट भी था, जेडीयू का वोट भी था और इन दलों का भी वोट बैंक था। यही कुछ कहानी 2024 लोकसभा चुनाव की रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी 3 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और आप देखेंगे कि 3 सीटों पर कुल मिलाकर उन्हें 11,87,000 वोट मिलते हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं कि ये सारे वोट मुकेश सहनी के थे, यहाँ पर कांग्रेस का भी वोट था और यहाँ पर आप देखेंगे कि आरजेडी का भी वोट बैंक था। अब एक आंकड़ा यहाँ समझना ये जरूरी है कि जिन हम 39% वोटों की बात कर रहे हैं, ये 6,39,000 वोटों की भी जो हम बात कर रहे हैं, 2020 का चुनाव बहुत नजदीकी था। एनडीए और महागठबंधन के वोटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। आपको बता दें कि 2020 में एनडीए को कुल 1,57,02,650 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को 1,56,91,500 वोट मिले थे। अब आप देखिए कि कितना ये टफ फाइट हुआ था। सीटों की संख्या थोड़ी ऊपर नीचे रह गई थी और उसमें जेडीयू के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन फाइट बहुत टफ था। अब आप देखेंगे, एक आपको ये जानकर आप सोचेंगे कि कितना ये आंकड़ा बहुत बारीक है। 11,150 वोटों का डिफरेंस था बस महागठबंधन और एनडीए के बीच, महज
11,150 वोटों का डिफरेंस था। हालांकि अब आप देखेंगे 6,39,000 मुकेश सहनी की पार्टी को मिले थे। तो अगर इस बार वो उनमें से कुछ वोट अगर ट्रांसफर हो जाते हैं महागठबंधन की तरफ तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी का इस बार इंपैक्ट कितना रहता है, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा तरजीह इस बार मुकेश सहनी को मिलती दिख रही है। अब मुकेश सहनी उस पर खरे उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो दूसरी तरफ पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ी थी, इस बार वो एनडीए के साथ है और इसके अलावा प्रशांत किशोर भी हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा, जो बिहार में पूरी सियासी बिसात बिछ चुकी है उसका इंपैक्ट क्या होगा और मुकेश सहनी कहां तक अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं।